लाखों सालों से हम अपना जीवन हमारे सोलर सिस्टम के इस नीले ग्रह यानी कि पृथ्वी पर बिता रहे हैं। आने वाले समय में रेड कलर का ये प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल भी हम इंसानों का फ्यूचर होम होगा। मंगल सोलर सिस्टम का चौथा प्लैनेट है, यानी ये हमारी पृथ्वी का पड़ोसी है, क्योंकि सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर सूर्य को ऑर्बिट कर रही है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम के 4 रोकी यानी सॉलिड सरफेस प्लैनेट में से इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। भले ही यहां पर आज के समय कोई लाइफ एग्जिस्ट न करती हो, लेकिन हमें यहां ऐसे कई प्रूफ मिल चुके हैं जो ये साबित करते हैं कि यहां आज से कई मिलियन या फिर शायद बिलियन ईयर्स पहले बड़े बड़े पानी के समुद्र थे और शायद उनके अंदर या फिर उनके आसपास जीवन भी मौजूद था। पर समय के साथ साथ कमजोर होते मैग्नेटिक फील्ड के कारण सोलर स्टॉर्म और कॉस्मिक रेडिएशन ने इस प्लेनेट को पूरी तरह से बंजर बना दिया और आज इसलिए हमें यहाँ जीवन का नामो निशान देखने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि यहाँ पर एक इंसान या फिर कोई भी जीव बिना स्पेस सूट के 2 मिनट जीना भी संभव नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दशक में हम इंसान लगातार ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जो हमें पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम के दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज तक पहुंचा सके, जहां पर हम एक नई ह्यूमन कॉलोनी बना सकें, ताकि फ्यूचर में पृथ्वी पर कोई बड़ा खतरा आने के बावजूद हम इंसानों की सिविलाइजेशन और जीवन को बचाया जा सके, उसे खत्म होने से रोका जा सके। और ऐसी सिचुएशन में मार्स वैज्ञानिकों का एक प्राइमरी टारगेट बन जाता है, जहां पर फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनी बनाई जा सकती है। और नासा के अनुसार आने वाले 2030 तक हम इंसान मार्स पर रहना भी शुरू कर देंगे। इसके बाद अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर मार्स पर रहना कैसे होगा, वहां पर हम इंसानों का जीवन कैसा होगा, मार्स पर हम इंसानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होगा अगर हम मंगल ग्रह पर 100 साल बिताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगल ग्रह पर जाने की इस रेस में अभी सबसे आगे 2008 में फाउंड की गई स्पेसएक्स कंपनी है, जो लगातार ऐसे रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बना रही है जिससे हम फ्यूचर में मून या फिर मार्स तक इंसानों को कम खर्च में पहुंचा सकते हैं। स्पेसएक्स के फाउंडर और CEO एलन मस्क अपनी सोच और कार्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसलिए जब मार्स पर ह्यूमन लाइफ की बात आई तो इसमें एलन मस्क कैसे पीछे रह सकते थे। इसलिए एलन मस्क ने 2025 तक ही ह्यूमन को स्पेसएक्स के जरिए मंगल पर भेजने का अपना सपना देखा, जिसको वह हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। और उनके सपने को पूरा करने में स्पेसएक्स के सभी रिसर्चर्स अपनी मेहनत से लगे हुए हैं। और उनके सपने में ये अकेले नहीं, बल्कि नासा भी इसमें एलन मस्क का साथ दे रही है। वह भी अपने मिशन के जरिए मार्स के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे मार्स पर ह्यूमंस को भेजने में आसानी हो। और यहाँ तक कि एलन मस्क का एक प्लान भी है कि वो आने वाले 100 सालों के अंदर कैसे हजारों लोगों को मार्स पर भेजना चाहते हैं। पर जब पृथ्वी पर ही लोग प्रेजेंट टाइम में 100 साल बिता नहीं पा रहे, तो क्या मार्स पर हम बिना किसी नुकसान के 100 साल बिता लेंगे? अगर 100 साल बिता भी लिए तो जब वे पृथ्वी पर वापस आएंगे तो उनकी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होंगे? मंगल का साइज हमारी पृथ्वी के कंपैरिजन में लगभग आधा है और मंगल का एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम से 1% से भी कम है। यानी इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में बहुत पतला है और मार्स के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जबकि पृथ्वी पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है। मंगल पर 95% लगभग CO2 और इसके अलावा 3% नाइट्रोजन और 1.6% ऑर्गन और बाकी बची परसेंटेज में वहां की धूल मौजूद है। यानी मंगल पर रहने में मनुष्य को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या पता इसके लिए मंगल पर रहने वाले लोगों को परमानेंट एक स्पेस सूट में ही रहना पड़े और जो उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहे। कुछ भी हो सकता है। अभी तो इस विषय पर बहुत रिसर्च चल रही है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन हम यह अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम खुद मंगल पर जाने लगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या हमारी बॉडी को झेलना पड़ेगा। ये सब हम विज्ञान के जरिए अज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अगर हम स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो उसके लिए हमें एक एस्ट्रोनॉट की बहुत सारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसके लिए कम से कम 1 साल तो मिनिमम लगेगा, जिससे आपको स्पेसक्राफ्ट और मार्स के एटमॉस्फेयर की जानकारी दी जाएगी और आपके शरीर को उस ट्रेनिंग के जरिए इतना मजबूत बनाया जाएगा कि आपका शरीर मार्स के एटमॉस्फेयर को झेल सके, यानी कि वहां के वातावरण को आपका शरीर झेल पाए।
अब इन सब के लिए लोगों का होना भी जरूरी है, क्योंकि क्या पता ट्रेनिंग इतनी आसान न हो, इसके चलते कुछ लोग ही इस ट्रेनिंग को पार कर पाएं। चलो हमने मान लिया कि कुछ लोगों ने इस ट्रेनिंग को पार भी कर लिया। इसके बाद वो सभी मार्स पर जाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो गए। इसके बाद आप मंगल पर जाने के लिए स्टारशिप में बैठेंगे और मार्स की तरफ निकलेंगे। अब आपको तो ये पता ही है कि मार्स हमारी पृथ्वी से 33.3 मिलियन माइल्स यानी कि 54.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इसलिए हमें मार्स पर जाने में लगभग 7 महीने का समय तो आराम से लगेगा। अब आप ये सोचेंगे कि 7 महीने तक एक ही स्पेसक्राफ्ट में आप बहुत सारे ट्रैवलर्स के साथ बंद रहेंगे और 7 महीने के बाद बस ये स्पेसक्राफ्ट ही आपका घर होगा। इसके बाद जब आप इतनी लंबी ट्रिप को खत्म करने के बाद मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो आपका स्पेसक्राफ्ट मार्स पर जिजेरो क्रेटर पॉइंट पर लैंड होगा। आपका स्पेसक्राफ्ट इस पॉइंट पर ही इसलिए लैंड होगा क्योंकि 2021 में नासा के परसेवरेंस मार्स रोवर ने यहां पर सरफेस की चट्टानों की एग्जामिनेशन की थी, जिसमें यह पता लगा था कि उन चट्टानों में आसपास गड्ढे थे। उनमें आज से अरबों साल पहले एक झील थी। इसलिए इस पॉइंट को स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग पॉइंट बना दिया गया ताकि रिसर्च के लिए स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट को मार्स पर ज्यादा दूर तक न जाना पड़े, क्योंकि क्या पता जिजेरो क्रेटर पर आज भी मार्स की एंसाइंट लाइफ के कोई सबूत मौजूद हों। तो वैसे ही आप वहां पर लैंड करोगे तो अगर आपको कोई भी मैसेज या सिग्नल पृथ्वी पर वापस भेजना होगा तो आपको अब वापस जवाब के लिए लगभग 20 मिनट तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मार्स से पृथ्वी तक रेडियो सिग्नल को ट्रैवल करने में मार्स और अर्थ के बीच की डिस्टेंस के बेस पर 5 से 20 मिनट तक का समय लग सकता है। तो जब आप वहां पर सही सलामत पहुंचने का सिग्नल पृथ्वी पर भेज देंगे, उसके बाद पृथ्वी से दूसरा स्टारशिप आएगा जिसमें और ज्यादा लोग और आपके खाने पीने का सामान व अन्य साधन होंगे, जिससे आपको मार्स पर रहने की ज्यादा दिक्कत न हो। उसके कुछ समय बाद स्टारशिप के जरिए लोग मंगल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर लोगों के रहने की हर जरूरत के सामान को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कई सैकड़ों मिलियन डॉलर का खर्च करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मंगल पर घर कैसे होंगे। अगर हमें मंगल पर एक लंबा समय बिताना है तो हमें वहां पर ऐसे घरों को तैयार करना होगा जिसमें इंसानों के जीवन के लिए सभी नेसेसरी रिसोर्सेज मौजूद हों। हमें मंगल के इन घरों को पूरी तरह से एयर टाइट बनाना होगा ताकि मार्स का जहरीला एटमॉस्फेयर और उसकी सरफेस पर आने वाली रेडिएशन हमारे घरों के अंदर न आ सके। इसके अलावा हमारे मार्स के ये घर पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से भरे हुए होंगे, जिनमें पृथ्वी की ही तरह ऑक्सीजन और दूसरी गैस होगी ताकि हमें मार्स पर रहते हुए भी ब्रेथेबल ऑक्सीजन यानी कि रिच एयर मिल सके। हमारे इन मंगल के घरों में एक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी होगा जो सोलर पावर से चलेगा और लगातार मार्स की सरफेस के नीचे मौजूद बर्फ को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करके रिसाइकल करके हमारे पीने लायक बनाता रहेगा। अब बात करते हैं कि मंगल पर खाने की व्यवस्था कैसे होगी। मंगल पर रहने का सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर मौजूद होने के कारण यहां अपने जरूरत के सभी सामान पृथ्वी से नहीं मंगा सकते। तो लंबे समय के लिए अगर हमें मार्स को कॉलोनाइज करना है तो इसके लिए हमें मार्स पर एक सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनी ही बनानी पड़ेगी, यानी कि जो अपने आप में पूर्ण हो, जो अपने आप को सस्टेन कर पाए, जो अपने आप के सर्वाइवल को खुद ध्यान में रख सके, जो आपके खाने पीने के लिए पृथ्वी पर निर्भर ना हो। मार्स पर ही मिलने वाले रिसोर्सेज का प्रयोग करें और उन्हीं से अपने सभी खाने पीने चीजों का निर्माण करें। वैसे अभी तक की रिसर्च में यही सामने आया है कि मंगल की मिट्टी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जिसकी मदद से हम वहां पर पेड़ों को उगा सकें, क्योंकि लगातार इसकी सरफेस पर हाई चार्ज रेडिएशन आता रहता है। ऐसे में हमें एक ऐसे क्लोज एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां पर पेड़ पौधों के लिए आवश्यक सभी रिसोर्सेज मौजूद हों। इसके बाद ही हम इंसान मार्स पर खेती कर सकेंगे। मंगल पर खेती करने के लिए मैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से ही एक कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बड़े पैमाने पर खेती करके मंगल पर रहने वाले लोगों को फूड एंड वाटर सप्लाई की सभी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से हम फोटोसिंथेसिस कराकर ऑक्सीजन को भी जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे स्ट्रगल करके मार्स पर हम 20 साल आसानी से बिता लेंगे। उस समय तक मंगल पर मनुष्य की एक छोटी सी कॉलोनी बस चुकी होगी जो काफी हद तक अपने आप में सेल्फ सस्टेन होगी, यानी कि ये लोग पृथ्वी पर सर्वाइवल के लिए निर्भर नहीं होंगे। और इस कॉलोनी का नाम एलन मस्क ने पहले ही सोच रखा है। उस कॉलोनी का नाम मार्स बेस अल्फा रखा जाएगा। इन 20 सालों में मंगल पर लगभग 170 से 180 लोग पहुंच चुके होंगे और इनमें कुछ रोबोट्स भी होंगे, क्योंकि मंगल पर और दूसरे लोगों को बुलाने के लिए उनके रहने की जगह भी बनानी होगी।
लोगों के रहने की जगह वहां पर रोबोट के जरिए बनाएंगे, क्योंकि वहां के वातावरण में लोगों का काम करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन रोबोट वहां भी अच्छे से और आसानी से काम कर सकेंगे जैसा वो पृथ्वी पर करते हैं। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, समय के साथ मंगल से पृथ्वी पर सिग्नल भेजना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मंगल की ऑर्बिट करने वाला स्टारलिंक सैटेलाइट पृथ्वी की ऑर्बिट करने वाले स्टारलिंक सैटेलाइट से सीधा कनेक्ट हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर सिग्नल भेजना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद और लोग मंगल पर जाएंगे, जिसके बाद एक समय आएगा जब मंगल पर एक बच्चे का जन्म होगा। बच्चे का जन्म भी वहीं मंगल पर सुनने में बहुत अजीब लगता है, पर हम इंसानों का मंगल पर जाने का असली मकसद तो यही है कि हम वहां पर अपने लिए एक पूरी नई सिविलाइजेशन यानी कि एक सभ्यता खड़ी कर सकें। अब वहां पर बच्चे का जन्म होगा तो उसके शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मंगल की ग्रेविटी का क्या असर होगा, यह भी बहुत सोचने वाली बात है। इसके बारे में तो मंगल पर जाकर ही पता लग पाएगा, और अभी भी रिसर्चर इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं। अब यह सब होगा तो हमें मंगल पर लगभग 40 साल हो गए होंगे, जिस दौरान मंगल पर एक छोटा सा कस्बा या गांव बन चुका होगा, जहां पर सभी लोग इस तरह रहने लगेंगे जैसे कि पृथ्वी पर रहा करते हैं। बस फर्क इतना होगा कि मंगल पर रहने वाले लोगों को हमेशा एक क्लोज एनवायरनमेंट में बंद रहना होगा, या फिर शायद हो सकता है कि भविष्य में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसकी मदद से हम मार्स कॉलोनी को पूरी तरह से इनविजिबल शील्ड से कवर कर सकें, ताकि उसके अंदर मार्स के हार्श एनवायरनमेंट का कोई असर न हो, और वहां पर अपना खुद का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो, और बिल्कुल धरती की तरह ही इंसान वहां पर रह सके बिना किसी स्पेस सूट के। इन सब के बाद मंगल पर और दूसरे बेस बनाए जाएंगे, और ज्यादा लोगों के लिए, जिसके बाद में एलन मस्क की हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के द्वारा मार्स की इन सभी कॉलोनी को और बेसिस को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे हम बिना किसी परेशानी के एक बेस से दूसरे बेस में मार्स की सरफेस के नीचे बनी टनल्स के जरिए जा सकेंगे, जैसा हम पृथ्वी पर करते हैं जब हमारा मन करता है हम दूसरे शहर में घूमने चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इन सभी सालों के दौरान हम अपनी फ्यूचर एडवांस टेक्नोलॉजी से लगातार मंगल की ट्रांसफॉर्मिंग करके उसे पृथ्वी की तरह बनाने की कोशिश करते रहेंगे। इस समय तक मंगल पर रहना पहले की अपेक्षा आसान हो जाएगा, और इसी दौरान रिसर्चर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसकी हेल्प से मंगल के एटमॉस्फेयर को पृथ्वी जैसा बना जा सके, जिसके लिए जो लोग मार्स पर रह रहे हैं वो भी मेहनत करेंगे। और जब वे इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाएंगे और टेराफॉर्मिंग का प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद, तो पृथ्वी से ज्यादा लोग मंगल पर आ सकेंगे, और उन्हें यहाँ पर अब सांस लेने के लिए स्पेस सूट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जिसके बाद ही यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और इन जनसंख्या में से आधे से ज्यादा लोग और बच्चे ऐसे होंगे जिनका जन्म मंगल पर ही हुआ होगा। और करीब 100 साल बाद अब मंगल पर लगभग पृथ्वी की तरह ही माहौल हो जाएगा, जिसके बाद वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, जिसके बाद पृथ्वी से जो लोग अमीर होंगे वो मंगल पर छुट्टियां बिताने जाएंगे, क्योंकि यह ट्रिप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। एक आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर मार्स के एटमॉस्फेयर को स्पेस की रेडिएशन से बचाएगा, जिसके बाद मार्स के एनवायरनमेंट का कंट्रोल हम बड़ी आराम से पृथ्वी से ही कर सकते हैं, जिससे हम जब भी मार्स के टेम्परेचर को कम करना होगा तो हम मार्स के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम कर देंगे, और अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो हम ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को बढ़ा देंगे। अब जब हम यहाँ के एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, तब वहां पर धीरे धीरे सब कुछ पृथ्वी की तरह हो जाएगा। वहां की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी जैसे हमारी पृथ्वी की बढ़ रही है। इसके बाद जब तक वहां पर ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल आदि सभी चीजें खुल चुकी होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से ही कंट्रोल कर सकेंगे, तो क्या पता वहां पर रहने वाले लोग धीरे धीरे इसके खिलाफ होने लगे और वहां पर इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाए, जैसे कि पृथ्वी पर होता है। इसके बाद वे मंगल को आजाद करने की मांग रखेंगे, जैसा कि ह्यूमन नेचर है। अगर उनकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया तो मंगल का कंट्रोल पृथ्वी के पास से चला जाएगा और वहां की एक अलग दुनिया होगी जहां पर उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। वैसे शायद मुझे लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा आगे फ्यूचर में चले गए। सच्चाई तो यह है कि हम में से कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर हम आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे कि मंगल पर हम इंसानों का जीवन कैसा होगा। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। और दूसरी बात, क्या हमें मंगल को जीवन के लायक बनाने से ज्यादा हमारी पृथ्वी को जैसी है उसे वैसा बनाए रखने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।